वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और उसमें भी ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर्स के ही होंगे। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? देखिए, अगर इसका प्राथमिक उद्देश्य भी नहीं पता है तो ये कई बार कराया होगा प्रश्न सीरीज़ में। बताइए, 1960 में हुई, 1950 में हुई, 1970 में हुई या 1980 में हुई? बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 में, उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में सड़कों के विकास में तेजी लाने के लिए। तो बीआरओ की परिकल्पना और स्थापना 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी से विकास के समन्वय के लिए हुई थी। और यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। बीआरओ यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है ये। और न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने उत्तराखंड में, विशेषकर गुंजी में, कालसी में, टनकपुर में, घनसाली में और नवी डांग में हवाई क्षेत्र विकसित कर रहा है बीआरओ, ताकि रक्षा उद्देश्यों के लिए रणनीतिक ओली जोशीमठ मार्ग को मजबूत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अयोध्या हवाई अड्डे के विस्तार और रनवे का क्या महत्व है? क्या महत्व है? अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देना या घरेलू उड़ानों के लिए केंद्र के रूप में काम करना, क्षेत्र में हवाई यातायात की भीड़ को कम करना या बड़े विमानों को समायोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सुविधाजनक बनाने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार और रनवे का विस्तार। डी या ए? देखिए, इसका आंसर है ए, बड़े विमानों को समायोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सुविधाजनक बनाने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बड़े विमानों को उतरने तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की अनुमति देने के लिए रनवे का विस्तार किया जाएगा। इसका दूसरे चरण का विस्तार जल्द ही शुरू होगा और अधिक उड़ानें शहर को जोड़ेंगी। तीसरा प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने नए हवाई अड्डों का उद्घाटन होने की उम्मीद है? देखिए, एक तो मुरादाबाद में बन रहा है, आजमगढ़ में बन रहा है, अलीगढ़ में, चित्रकूट में, ठीक है, एक जगह और है। कुल 5 नए जो हैं वो 5 नए हवाई अड्डों के उद्घाटन होने की उम्मीद है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। राज्य में आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में हवाई अड्डे बनेंगे, जिससे राज्यों में कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पुरस्कार किसने प्रदान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आवासन और शहरी कार्यों के मंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। देखिए, पुरस्कार वितरण मध्य प्रदेश में तो हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में होता तो हो सकता था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल देते थे, लेकिन ये पुरस्कार वितरण हुआ है नई दिल्ली में और ये राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। तो बताइए किसने दिए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार प्राप्त किया। और इंदौर जो है लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। अब इससे रिलेट करता एक प्रश्न ये भी है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने इंदौर के साथ सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया है? यानी दोनों एक साथ हैं वो है सूरत, ऑप्शन नंबर ए। तो इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना और 2023 में इंदौर ने सूरत के साथ सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। एकीकृत बाल विकास सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1975, 1976, 1977, 1988। एकीकृत बाल विकास सेवा की शुरुआत की गई थी 1975 में। ए है इसका आंसर। तो इसे 1975 में लॉन्च किया गया।
इंग्लिश में है ये अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। नंबर 7 पर आ जाइए। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों की स्थापना करना, शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई का समर्थन करना, शहरी विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना या चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए, चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1995-96 में चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी और निधि का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना है ताकि वे चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्लाइमेट ट्रेंड्स और रेस्पिरर लिविंग साइंस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस शहर में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक 72% की औसत कमी के साथ PM 2.5 के स्तर में सबसे अधिक कमी देखी गई? PM मतलब पार्टिकुलर मैटर, ये तो बर्बाद ही है। इसका उत्तर है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। तो वाराणसी में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक PM 2.5 के स्तर में 72% की औसत कमी और PM 10 के स्तर में 69% के साथ सबसे अधिक कमी देखी गई। क्लाइमेट ट्रेंड्स और रेस्पिरर लिविंग साइंसेज ने यह अध्ययन किया है जिसमें खुलासा हुआ है कि अधिकांश शहर भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के स्वच्छ वायु लक्ष्य से कोसों दूर हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। स्वच्छ वायु लक्ष्यों पर अध्ययन के संबंध में PM 2.5 किस प्रमुख कारक का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। श्वसन जीव विज्ञान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्य, वायु गुणवत्ता प्रबंधन सूचकांक, कणिकीय पदार्थ का आकार। बी है इसका आंसर, राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन सूचकांक। तो वायु में PM 2.5 की मात्रा वायु गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक है। PM का अर्थ है यहाँ पर पार्टिकुलर मैटर और 2.5 का अर्थ है पार्टिकुलर मैटर के आकार से। 10वां प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, नोएडा में, गोवा में? इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपी के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। सी है इसका आंसर। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है और पटना, बिहार के पटना में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, असम के गुवाहाटी में और केरल के कोच्चि में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा सारे भारत में इसके अन्य स्थानों पर उप कार्यालय भी फैले हैं। यह शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विनियमन हेतु 27 अक्टूबर 1986 को अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, मध्य प्रदेश के भोपाल में या फिर उत्तराखंड के रामनगर में? यह है नई दिल्ली में। देखिए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहुआनुशासनिक इकाई है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा इसका आंसर। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाएं तो बोनस अंक मिलते हैं उसमें। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, सॉरी, ठीक है, मई है, मई। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च। सी है इसका आंसर। प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 वायुसेना का एक कार्यक्रम, थल सेना का एक कार्यक्रम, नौसेना का एक कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो एक है। भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम।
देखिए, भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है प्रोजेक्ट 75। इसमें क्या स्कॉर्पियन डिज़ाइन की गई 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। नंबर 14 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का काम क्या है। न्यूट्रॉन की गति बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, परमाणु अभिक्रिया को रोकना, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, ये है इसका आंसर। तो भारी जल यानी D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है, ड्यूटेरियम से बना जल होता है, यानी हाइड्रोजन समस्थानिक से बना जल होता है, जिसका द्रव्यमान सामान्य जल जो कि H2O होता है उससे 2 गुना होता है। भारी जल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, हालांकि यह सामान्य जल की तुलना में बहुत कम होता है और यह आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ताकि न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया जा सके। बहुत पूछा गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में पंख ज्वालामुखी यानी मड वोल्कानो का एकमात्र ज्ञात उदाहरण निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें स्थित है। लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बाराटांग द्वीप, इनमें से कोई नहीं। ये मड वोल्केनो, मड बाथ आपने अगर देखा हो, रील वील बहुत वायरल हो रही हैं इसकी, ठीक है, जिसमें इस मड में जो है बाथ लेते नज़र आते हैं लोग। तो ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के बाराटांग द्वीप में, अंडमान के बाराटांग में, ये है इसका आंसर। बाराटांग द्वीप भारत में पंख ज्वालामुखी यानी मड वोल्कानोज का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। इन पंख ज्वालामुखियों में छिटपुट तरीके से विस्फोट होता रहता है। बाराटांग द्वीप अंडमान द्वीप का एक द्वीप है। यह उत्तर एवं मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भारतीय संघ क्षेत्र का हिस्सा है। इसे रांची वालस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और एक पंख ज्वालामुखी या पंख गुंबद या मड वोल्केनो मिट्टी, पानी एवं गैसों के विस्फोट से निर्मित एक भूआकृति है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आरंभ हुआ था। इस तरह के प्रश्न यूपी के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। कुछ पुराने मिशन, कुछ योजनाएं जो पिछले 7-8 वर्षों से चल रही हैं, उनकी स्थापना पूछ लेगा किस वर्ष हुई थी। तो 1900 कब का है, 16 का, 14 का, 18 का, 22 का। 22 से तो पहले ही है, 18 से ही पहले। बताइए 16 या 14। वर्ष 2016, हाँ वर्ष 2014। देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में देसी गौजातीय नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए आरंभ किया गया था। यह योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 26 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी है और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच, इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में 4 आयामों को ध्यान में रखते हुए 156 देशों द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे। और वो 4 आयाम कौन कौन से हैं? वो 4 आयाम निम्नलिखित हैं। पहला है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता यानी हेल्थ एंड सर्वाइवल। राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। शिक्षा का अवसर यानी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। आर्थिक भागीदारी और अवसर यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, समान नागरिक संहिता की आकांक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त हुई है। नंबर 44, और ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी हमारा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है, अनुच्छेद में 36 से 51 तक। तो समान नागरिक संहिता की आकांक्षा संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। फीफा विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा।
ये किया जाएगा नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? बड़े 3 देश हैं। एक है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो सी है इसका आंसर। ठीक है, 3 ही देश हैं वैसे तो, फिर मध्य अमेरिका आता है, नीचे साउथ अमेरिका है। तो 2026 में फीफा विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से। ये होना है जून 2024 में, और ये होगा वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से। तो इस वर्ष यानी 2024 में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जून में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की मेज़बानी में खेला जाएगा। और इसमें भारतीय टीम का जो पहला मैच है वो है 5 जून को, 5 जून 2024 को आयरलैंड से होगा। और जो दूसरा मैच है वो पाकिस्तान के साथ होगा 9 जून को। तो इतना याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।